अकाउंटिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि जनरली डिफरेंट स्कूलों में जो अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में जो दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा जिनका प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला है अकाउंट्स का, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कंपनी के फाइनल अकाउंट से होता है, दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बैलेंस शीट, जिसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें बैलेंस शीट के आइटम्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स का डिटेल होता है। और नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंपनीज एक्ट 2013 होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ओरिजिनल नहीं, रिवाइज्ड और इनडायरेक्ट मेथड से। 3 बातों को याद रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिवाइज्ड फॉर्मेट के इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। अपने सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है। अब कुछ मैं चैप्टर वाइज ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं जो कि इसमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो उनका जो पूछने का पॉइंट होता है, ज़्यादातर तो कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार थर्ड बुक, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिमेनिंग 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा, दूसरे जो अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको 3 पार्ट में बांट देता हूँ। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। और थर्ड फेज पूरे के पूरे अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अपना प्रोजेक्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेसिफिक। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में एक केस स्टडी बनाया जाता है, कोई इमेजिनरी केस एग्जाम्पल ले लेंगे, इमेजिनरी बिजनेस ले लेंगे और उससे रिलेटेड 15 to 20 ट्रांजेक्शन्स, पूरे साल में उससे रिलेटेड 15 to 20 ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। 5-6 एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। फिर उनसे रिलेटेड जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। ट्रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम से कुछ रेशियोज भी निकाल सकते हैं। ये तो खुद ही बनाना पड़ता है, स्टूडेंट खुद ही इसको बनाते हैं। इसमें आजकल कुछ बच्चे चैट जीपीटी या गूगल का हेल्प लेते हैं। हेल्प लेना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से वहाँ से कॉपी नहीं करना चाहिए। हेल्प के जैसा ही लेना चाहिए। कई बार ये सुनने में आता है कि कुछ बच्चे बाहर से किसी एक्सटर्नल से ये फाइल बनवा लेते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट का काम जो है सीबीएसई दिया हुआ है, हमें कुछ सिखाने के लिए दिया हुआ है कि
हम अकाउंटिंग में जो सीखते हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये बाहर से कम बनवाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट हो, खुद से खुद बनाना चाहिए। अब इसके बाद दो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ते हैं। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ऑनलाइन किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड जितने रेशियोज हो सकते हैं, चारों कैटेगरी की रेशियोज में दो रेशियो, तीन रेशियो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे या तो हिस्टोग्राम या पाई चार्ट में कैश फ्लोज को दिखा सकते हैं। तो ये अपना प्रोजेक्ट के अंदर लिखने का काम हुआ। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछ सकते हैं वो ये पूछेंगे, आपने जो ये कंपनी ली है, ये जो कंपनी आपका ये प्रोडक्ट बनाती है, आपने यही सिलेक्ट क्यों किया? तो इसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हमने यही बिजनेस क्यों लिया। ये पहले से सोच लेना चाहिए, एट रैंडम नहीं होना चाहिए। एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में इसी बिजनेस को क्यों लिया, ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, आपकी कंपनी का नेट वर्थ कितना है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनका वो याद रहना चाहिए। जो रेशियोज कैलकुलेट किए हैं, कुछ रेशियोज भी याद रखने चाहिए, सारे तो नहीं, कुछ रेशियोज याद रहने चाहिए। इसके बाद जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उसके रेशियोज केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर्मूला हम बुक से अप्लाई करेंगे, लेकिन फिगर्स जो होंगे, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसके होंगे, उसका कैलकुलेशन सही तरीके से दिखाना चाहिए। इन बातों को जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अब हम लोग थर्ड बुक से आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड बुक में हम लोगों को पता है कि 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार होकर के जाना चाहिए कि एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रटा हुआ होना चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेड्स होते हैं, एसेट साइड में 2 हेड्स होते हैं। उन हेड्स के अंदर आइटम कौन कौन से होते हैं, ये बुक में जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे आइडिया लगता है उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका फॉर्मेट भी रटा हुआ होना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 बुक में दिया हुआ है, उसको रट लेना चाहिए, जो कि अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करने में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम लोग सीख चुके होते हैं वो याद रहना चाहिए। अब जो सेकंड चैप्टर है उससे जनरली कम क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिर भी उस चैप्टर की समरी एक बार देख लेनी चाहिए। इसके बाद थर्ड चैप्टर ना है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पता होना चाहिए कि कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर को कंपेयर करते हैं, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, वो एब्सोल्यूट चेंज होता है, और एब्सोल्यूट चेंज को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्राइस से डिवाइड के वैल्यू से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो परसेंटेज चेंज आ जाता है इस तरह से। और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है वो एक वर्टिकल
स्टेटमेंट होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, इसको 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन चौथे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो से पूछते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज याद रखेंगे 4 टाइप के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशियोज, नंबर 3 टर्नओवर रेशियोज, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब लिक्विडिटी रेशियो से क्वेश्चन वो पूछते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल कितना होता है। तो एक आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है और आइडियल लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 होता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इन्वेंट्री क्या एक्सक्लूड करता है, मतलब इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 3 आइटम्स हैं जो कि इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड स्टोर्स। ये ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछते हैं कि करंट रेशियो से करंट एसेट से लिक्विड एसेट फाइंड आउट करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो करंट एसेट से 2 आइटम्स को माइनस करते हैं, इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग वो 3 आइटम और प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब प्रीपेड कई बार वो पूछ लेंगे एडवांस टैक्स, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको ध्यान में रखते हैं। अब सेकंड, और इस कैटेगरी के रेशियो में, इस कैटेगरी के रेशियो का आंसर जो आता है 1:2 में आता है। इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे कि सारे रेशियोज का डिनोमिनेटर, इन दोनों करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का डिनोमिनेटर मस्ट बी 1, वो 1 होना ही चाहिए। अब आते हैं सेकंड टाइप के रेशियो में, सॉल्वेंसी रेशियो। वो पूछ लेंगे सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो बिजनेस के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, और लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म में बिजनेस की पेइंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। एक बात यहाँ समझ सकते हैं कि जो लिक्विडिटी रेशियो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, और जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो है। अब इस कैटेगरी के अंदर वो पूछ लेंगे कितने रेशियोज आते हैं। तो पता होना चाहिए 5 रेशियो होते हैं, और 5 रेशियो को याद करने का आसान तरीका है कि अगर उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस सेट कर लें तो रेशियो अच्छी तरह से याद होते हैं। जैसे सबसे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट रेशियो, मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी प्लस डेट, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। फिर दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। अगला डेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स वो हो सकता है कि कोई बैलेंस शीट दिखा दे और उससे पूछ लें जिसमें एसेट का कोई अमाउंट ही न दिया हो। तो याद रखेंगे, या से पूछ भी सकते हैं कि जब क्वेश्चन में टोटल एसेट का वैल्यू नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट नहीं दिए हुए हों, और तब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल सेम होता है। तो वैसे केस में लायबिलिटीज का जो टोटल होगा, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, उन तीनों का टोटल ही टोटल एसेट होगा। इस पर एग्जामिनर का फोकस रहता है, इम्फेसिस होता है। तो टोटल एसेट्स का मतलब टोटल लायबिलिटी अपॉन डेट। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, ये प्रोप्राइटरी रेशियो में कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि अच्छा इसका स्पेलिंग बताओ। इसके स्पेलिंग में लास्ट में टरी, TORY, ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं, वहाँ पर TARY होता है लास्ट में प्रोप्राइटरी रेशियो में। और इसका फॉर्मूला इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट होता है। फिर
अगला फिफ्थ रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन्स, ये दिया हुआ होता है। इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड करेंगे और टैक्स का जनरली परसेंट दिया होता है, तो याद रखेंगे कि टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज होता है, अगर जनरली यही होता है। तो अगर पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हो तो उसको एक्स मान करके एक्स माइनस टैक्स करके पैट दिया होगा, उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज आएगा। और सॉल्व इस कैटेगरी के अंदर ज़्यादातर रेशियो तो प्योर रेशियोज होते हैं, बट ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आता है, इसका आंसर टाइम्स में होता है। और ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है बिजनेस की को लोन लेने की पॉसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन लेने की पॉसिबिलिटी के लिए कन्वीनियंस और उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब थर्ड कैटेगरी टर्नओवर रेशियो होता है। टर्नओवर रेशियो में तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी टर्नओवर पूछे, ज़्यादातर टर्नओवर रेशियो में जो टर्नओवर जो भी रेशियो पूछा हुआ है वो रेशियो हटा करके उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। जैसे कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये पहली बात याद रखेंगे कि जो भी रेशियो निकालना है उस रेशियो को डिनोमिनेटर बना देते हैं ज़्यादातर रेशियो में। दूसरी बात, ज़्यादातर रेशियो में न्यूमरेटर नेट सेल्स होता है। नेट सेल्स का मतलब टर्नओवर। टर्नओवर को ही कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, याद रखेंगे। और इस कैटेगरी के रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। इस कैटेगरी के रेशियो मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं। अब इस कैटेगरी के रेशियो, इस कैटेगरी में 6 रेशियोज होते हैं, उनको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से, वैसे तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो टर्नओवर रेशियो के अंदर पहला रेशियो कैपिटल टर्नओवर रेशियो या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 पार्ट में बांट लेंगे, नॉन करेंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। नॉन करेंट से जो रेशियो बनेगा नॉन करेंट या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नॉन करेंट ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कई बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया होता है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। इस पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी याद रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर 2 रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इस पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 तरीके से आप कैलकुलेट करके बताइए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला फर्स्ट एडजस्टेड परचेजेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकेंड फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तीसरा फार्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। चौथा फार्मूला नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो ये चार फार्मूले होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के। अब एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। दूसरा इस कैटेगरी का रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट आरएफओ, मतलब जो टोटल आरएफओ होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से कैश आरएफओ को माइनस करते हैं तो क्रेडिट आरएफओ आ जाता है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। ये याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ होता है तो क्रेडिट और तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ही एवरेज हो जाता है, उसको अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर में भी अगर आरएफओ क्रेडिट आरएफओ नहीं दिया हो तो टोटल आरएफओ को ही क्रेडिट आरएफओ मान लेते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब करंट लायबिलिटी कैटेगरी के अंदर से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होता है। उसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेजेज का मतलब टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज, एंड ट्रेड पेबल एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, एंड ट्रेड पेबल का मतलब बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। याद रखेंगे। अब ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है, इससे रिलेटेड कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है डेज, मंथ्स या वीक्स इन ए ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होता है कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम हो। अब हम लोग चौथी कैटेगरी में आते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। पहले उनको समझ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें कुछ बातों को समझ लेंगे। ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। रेशियो का जो नाम दिया होता है वो रेशियो हटा दें तो वो न्यूमरेटर बन जाता है। तीसरी बात, इन सब इस कैटेगरी के रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादातर रेशियो में। और चौथी बात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का आंसर टाइम्स में आता है। अब इस कैटेगरी के अंदर 5 रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला समझना भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। थर्ड फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब ये ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल मस्ट बी 100, और इस पर क्वेश्चन के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो 81% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, वो 100 माइनस 81 19% होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगला है
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टर्म का फर्क है। प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और कंपनी में जब निकालते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखेंगे। तो ये जब उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पूछें तो कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलना चाहिए। ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो अप्रोच होते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से इक्विटी प्लस डेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। और एसेट साइड अप्रोच से तीन तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। नॉन करेंट एसेट नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तीसरा वाला जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा टर्नओवर रेशियो इसी से याद किया जा सकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला फिफ्थ रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ज़्यादातर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब तीन ऐसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस पर बोर्ड में रिटन क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, मतलब पर इक्विटी शेयर। और लास्ट फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो एक तरीके से ये रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो का पूरा सारे फॉर्मूले भी डिस्कस हो गए। ये ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो पूछेंगे कैश का मतलब क्या है। तो कैश का मतलब दो है, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। दूसरा कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। कैश इक्विवेलेंट कैश तो नहीं होते हैं, लेकिन वो सिमिलर टू कैश होते हैं। इसके अंदर तीन आइटम्स आते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। फ्लो का मतलब पूछ सकते हैं, फ्लो का मतलब क्या है। फ्लो का मतलब मूवमेंट, और यहाँ एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लास 11 का याद रखेंगे। इनफ्लो मतलब कैश का रिसीट, आउटफ्लो मतलब कैश का पेमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक तो अकाउंट फॉर्म हॉरिजॉन्टल फॉर्म और दूसरा वर्टिकल फॉर्म। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो टी फॉर्म होता है, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट। और जो वर्टिकल फॉर्म है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं, सारे पर्टिकुलर एक कॉलम में और अमाउंट एक या दो कॉलम है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्लो का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, और उसका वर्टिकल प्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब वो पूछ सकते हैं कि कैश फ्लोज कितने टाइप के होते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पूछ सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या मिलता है। तो उसमें जनरली
कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें दो बैलेंस शीट, ईयर के बिगिनिंग और ईयर के एंड। ईयर के बिगिनिंग का मतलब लास्ट ईयर का एंड, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे सकते हैं या एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं। इसी के बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो अगर पूछ लें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट के किन आइटम्स को यूज करते हैं, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है शेयर होल्डर फंड में, वो यूज करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए। जो नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं, नॉन शेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस को यूज करते हैं। करेंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट वगैरह को यूज करते हैं। नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को यूज करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनको यूज करते हैं। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इनको यूज करते हैं, और करंट एसेट्स को यूज करते हैं, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम कैलकुलेट करते हैं नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आइटम से। जो नॉन करंट एसेट्स हैं उससे रिलेटेड जो कैश फ्लोज होते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाते हैं। तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट से रिलेटेड होते हैं। अगर वो पूछे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के अंदर स्टेप्स कितने फॉलो करते हैं, तो 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नंबर 4, इन तीनों का टोटल अगर पॉजिटिव हो तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव हो तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। स्टेप 5, इस तीनों के टोटल नेट इंक्रीज या डिक्रीज में कैश या कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बात ध्यान रखेंगे, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनेशन हॉल से हम कॉन्फिडेंट होकर के निकलते हैं कि इसका आंसर तो 100% सही है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से ऑलरेडी दिया हुआ होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस से कैश फ्लो का आंसर टैली हो जाता है तो आंसर सही होता है। अब जरा ये समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए स्टेप्स कितने होते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करते हैं। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो ऑपरेटिंग नहीं है। जो ऑपरेटिंग नहीं है वो क्या है? वो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। मतलब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड इनकम को लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारा इनडायरेक्ट मेथड है। थर्ड स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 2 स्टेप में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि प्रॉफिट, स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं। तो जो अमाउंट आता है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। इसमें से टैक्स पेड नेट ऑफ टैक्स रिफंड को माइनस करते हैं,
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आ जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को लेस करें, तब जो अमाउंट आता है अगर वो पॉजिटिव हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव हो तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, इसके अंदर 3 आइटम बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 आइटम्स या 2 आइटम कह सकते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड जनरली नोट में दिया हुआ होता है, नोट टू अकाउंट्स के नीचे की बार दिया हुआ होता है, कई बार शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिया हुआ होता है। तो इसमें हमेशा ही ओपनिंग को लेना चाहिए। अभी कई स्कूलों के क्वेश्चन में पूछा, बच्चों को ये याद था कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए टैक्स प्रोविजन, ये प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। फिर उनसे पूछा इसकी डबल एंट्री कहाँ होती है, तो याद रखेंगे कि ये ऑपरेटिंग में तो ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और फाइनेंसिंग में लेस करते हैं, उसमें कैश का आउटफ्लो होता है। अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल दिया हुआ होता है तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें से डिविडेंड पेबल को माइनस करके तब फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखाते हैं। अब एक टैक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है। टैक्स का ट्रीटमेंट, इस पर एग्जाम में बड़ा ध्यान होता है, बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं कि टैक्स प्रोविजन का अगर बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म, ये करंट लायबिलिटी के अंदर ये दिया हुआ होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स में दिए होते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ होता है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड करते हैं, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको कैश जनरेटेड से लेस करते हैं। अगर इससे कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो उसका अकाउंट बना लेते हैं, उससे कैश या तो इनकम टैक्स पेड पूछ लेते हैं या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर पूछ लेते हैं, तो वो अकाउंट बना करके निकालते हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालने के लिए कितने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और का पहले तो ये समझ लेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट मिलता कहाँ से है। तो वो जनरली 4 जगह से वो मिलते हैं। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस जो होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। अगर उसके साथ नोट दिया हो तो नोट में जाकर के देखना चाहिए कि सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ओपनिंग बैलेंस, उससे उसका ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। तीसरा, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो वाला प्रॉफिट लेंगे, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। और कई बार वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग से ही क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में 5 आइटम्स को ऐड करते हैं और 2 आइटम्स को लेस करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये हो, लेकिन अगर दिए हों तो इस तरह से इसी ऑर्डर में याद कर लेना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड को ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, अब यहाँ पर जरा केयरफुल रहेंगे कि ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व को ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व को ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, और इन 5 आइटम को टोटल करने के बाद 2 आइटम्स को लेस करेंगे, टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बड़ा पॉपुलर एडजस्टमेंट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस पर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब एसेट का अकाउंट ग्रॉस वैल्यू पर मेंटेन हो रहा है,
कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है। और तब जो डिप्रिसिएशन होगा वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से पता चलेगा, और तब एसेट अकाउंट से सेल और परचेज का पता चलेगा। अब इसके अंदर भी एक बात होता है कि कई बार जब एसेट सोल्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो 3 जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। पहले जिस एसेट को सेल करते हैं उसके एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस एंट्री का इम्पैक्ट ये होता है कि एसेट अपने ओरिजिनल कॉस्ट से बुक वैल्यू पर ऑन द डेट ऑफ सेल आ जाता है। फिर दूसरी एंट्री एसेट को सेल करने की पास करते हैं, वो जर्नल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और इसको कैश अकाउंट, बैंक एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक करके लिखते हैं, वहाँ पोस्टिंग करते हैं। तीसरी एंट्री गेन या लॉस ऑन सेल। अगर लॉस हुआ हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी लिख देंगे, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, और अगर गेन हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। अब उसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में जो जिस मशीन को सेल किया है उसके एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ऐड करते हैं, उससे ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट बचता है वो डिप्रिसिएशन चार्ज्ड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। कई बार क्या होता है इसका उल्टा, और जो बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मशीनरी सोल्ड का डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ हो लेकिन टोटल मशीन का डिप्रिसिएशन दिया हो, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में पूरे एसेट के डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, पूरे साल के डिप्रिसिएशन को, और उससे क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर लेते हैं, तो जो अमाउंट बचता है वो एसेट सोल्ड का डिप्रिसिएशन आता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आता है। ये ध्यान में रखेंगे। एक और आइटम है कि अगर एक आध जगह कहीं नजर आया है तो टैक्स ऑन डिविडेंड, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सावधानी से करना चाहिए। जो टैक्स ऑन डिविडेंड होता है वो ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आने पर वहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन इसको फाइनेंसिंग में लेस करेंगे, आउटफ्लो करके दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं माइनस करेंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कैश फ्लो से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब जरा सेकंड बुक में आ जाए, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन से वो पूछ लेंगे कि शेयर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या प्रेफरेंसेज होते हैं? उसमें 2 प्रेफरेंसेज होते हैं कि जब तक कंपनी है तब तक प्रॉफिट होने पर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैपिटल को वापस करेगी। यही 2 प्रेफरेंसेज होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शेयर कैपिटल की कितनी कैटेगरीज होती है? 3 कैटेगरी होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज से लिया हुआ होता है। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। दूसरा इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट कंपनी इशू करती है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का जितना पार्ट कंपनी ये पब्लिक सब्सक्राइब की है उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 टाइप का होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वो होते हैं जिस पर वो शेयर्स होते हैं जिस पर कंपनी को पूरे पैसे मिल चुके हैं, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर
उनको दिखाते हैं। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हो जाते हैं जिस पर कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिले होते हैं। अब पहला है कि अगर कंपनी पूरे ही शेयर्स पर कोई कॉल का अमाउंट की ही नहीं है तो उस पूरे को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखाएंगे। और दूसरा, अगर फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है, लेकिन कुछ शेयर पर कॉल्स इन एरियर रह गया है तो उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर कितने टाइप से हो सकता है, तो दो टाइप हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू। पब्लिक इशू भी दो टाइप से होते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश भी दो टाइप से हो सकते हैं, इन लंप सम, इन इंस्टॉलमेंट। अब कितने इंस्टॉलमेंट में कंपनी शेयर कैपिटल का अमाउंट रिसीव करेगी, ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो टेबल है वो है टेबल एफ। याद रखेंगे टेबल एफ, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। अब लमसम की वो जनरल एंट्री हो तो सबको याद होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट में दो एंट्रीज करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर पहले पैसे मिलते हैं, फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स पहले ड्यू करते हैं, बाद में रिसीव करते हैं। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है या लमसम है, इसके अंदर भी इशू के दो केसेज होते हैं, पार और प्रीमियम, ये याद रखेंगे। यहाँ और एक बात याद रखेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। कंपनी जितना शेयर इशू करती है उसका एटलीस्ट 90% पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी कंपनी बन सकती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ और एक आइटम याद रखेंगे, वो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो रिजर्व कैपिटल तो वो कैपिटल है जो कि कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर ही इशू करती है और इसे कंपनी के बैलेंस शीट में कहीं प्रेजेंट नहीं किया जाता, कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और कैपिटल रिजर्व वैसे रिजर्व को कहते हैं जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट क्या है, जो कि एसेट को सेल करने से या लायबिलिटी को पे ऑफ करने से या इस लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। अब ये सीखते हैं कि कंपनी का सब शेयर इशू का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन जो कि 90% से कम ना हो, फेयर या नॉमिनल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा का केस आता है। अब प्रोरेटा क्या होता है वो पूछ सकते हैं। तो प्रोरेटा का मतलब होता है जब शेयर के कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो कंपनी एक रेशियो बना लेती है इस एप्लीकेशन और शेयर का, कि जो इतने के लिए अप्लाई किया हम उसे इतने ही शेयर इशू करेंगे। इसी रेशियो को प्रोरेटा कहते हैं। इस पूरे इशू ऑफ शेयर में ये प्रोरेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब जरा आ जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर में भी ये सेम है दोनों में, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में एसेट परचेज करने की जनरल एंट्री हो सकती है, सन्डी एसेट टू वेंडर। फिर उसको जो अमाउंट पे करते हैं उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। परचेज कंसिडरेशन शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके करते हैं। अब जब शेयर इशू करेंगे तो दो ही ऑप्शन होंगे, एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन जब डिवेंचर इशू करेंगे तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों होगा। तीसरा केस, अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि कितने शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। और इशू प्राइस का मतलब यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इशू प्राइस में कि वो परचेज कंसिडरेशन का परसेंटेज लगा देते हैं, वो गलत होता है। अगर कंपनी शेयर पार पर इशू कर रही है तो उसका फेस वैल्यू ही इशू प्राइस होगा। अगर प्रीमियम पर कर रही है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम उसका इशू प्राइस होगा। डिस्काउंट पर कर रही है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट उसका इशू प्राइस होगा। अब बिजनेस परचेज में
सेकेंड टाइप का जो परचेज होता है बिजनेस परचेज। अगर जो कंपनी परचेज कर रही है किसी और कंपनी को, उसको परचेजिंग कंपनी कहेंगे, और जिसको परचेज कर रही है उसको वेंडर कहेंगे। ये जो वेंडर होता है उसके एसेट्स को कंपनी ले लेती है और उसकी लायबिलिटीज ले लेती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इन दोनों के डिफरेंस को नेट एसेट्स कहते हैं। और नेट एसेट से अगर कंपनी ज़्यादा पैसे उसको परचेज कंसिडरेशन में दे तो उसको गुडविल कहते हैं, और वो गुडविल कंपनी परचेजिंग कंपनी डेबिट कर देती है। और अगर नेट एसेट से कम परचेज कंसिडरेशन दे तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, और गेन कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, और उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगला टॉपिक, फॉरफीचर, रीइशू एंड गेन ऑन रीइशू। फॉरफीचर की दो एंट्री होती है। अगर कंपनी शेयर को पार पर इशू की है या प्रीमियम पर इशू की है और प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है तो उसका फॉरफीचर पार के जैसा ही करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल्ड अप। मतलब अमाउंट कॉल्ड अप का मतलब फॉरफीचर के पहले रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड को कॉल्ड अप कहेंगे, उसको डेबिट करते हैं। टू शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट में जितना मिल चुका है, टू कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला है, अगर कॉल जो अमाउंट नहीं मिला है उसका नाम दिया हो तो क्रेडिट में उसका नाम नहीं लिख देते हैं। अब दूसरी एंट्री, अगर प्रीमियम मनी ड्यू है और वैसे शेयर का फॉरफीचर हो रहा है तो एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल्ड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मनी ड्यू, टू शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव्ड, टू कॉल्स इन एरियर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब रीइशू, रीइशू तीन टाइप से हो सकता है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर, याद रखेंगे इस बात को, इशू ऑफ शेयर दो टाइप से हो सकता है, पार पर और प्रीमियम पर, और रीइशू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पर, तीनों पर हो सकता है। लेकिन जब डिस्काउंट पर रीइशू करेंगे तो उसमें शेयर डिस्काउंट का अकाउंट नहीं खुलेगा, वहाँ पर जो अमाउंट यूज होगा शेयर फॉरफीचर का अकाउंट यूज होगा। और यहाँ एक बात याद रखेंगे कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी रीइशू पर दे सकती है वो अमाउंट फॉरफीचर के जितना दे सकती है। यहाँ एक बात और याद रखेंगे, अगर वो पूछ सकते हैं कि क्या इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है तो पब्लिक को इशू नहीं होता है डिस्काउंट पर, लेकिन जो स्वेट इक्विटी होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब गेन ऑन रीइशू की जनरल एंट्री क्या होती है वो पूछ लेंगे। गेन ऑन रीइशू की जनरल एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इशू ऑफ शेयर डिवेंचर में आते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर तो चार्ट यहाँ पर पहले पूछ लेंगे कि डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी, ये याद रखेंगे। वो पूछ सकते हैं जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिसके फेस पर कोई रेट मेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको जीरो डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। और ये हैवी डिस्काउंट पर कंपनी इशू करती है, लेकिन जब रिडीम करती है तो पार पर रिडीम करती है। जैसे 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, कंपनी 60 रुपीज़ में इशू कर दी, 5 ईयर्स के लिए इशू कर दी, तो वो जो 40 रुपये का डिस्काउंट दे दी वो एक तरह से इंटरेस्ट, 4 साल का इंटरेस्ट हो गया, इसलिए इसको हैवी डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब डिवेंचर का इशू भी 4 टाइप से होता है, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज कोलेटरल सिक्योरिटी और फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर के जैसा ही होता है। अब तीसरा टर्म एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी को अच्छी तरह से समझेंगे कि जब कोई कंपनी बैंक से लोन ले तो बैंक उनसे डबल सिक्योरिटी रखवाता है। पहली सिक्योरिटी जो हर किसी को रखना पड़ता है, कोई भी ले पहली सिक्योरिटी तो सबको रखना होगा, उसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन कंपनी को प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा और एक सिक्योरिटी रखना पड़ता है
जो कि कंपनी डिवेंचर इशू करके करती है, उसको जो एडिशनल सिक्योरिटी है, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी है, जबकि जनरली मान लेते हैं कि प्राइमरी सिक्योरिटी ही कोलेटरल है। ऐसा नहीं है, सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, बाय पासिंग एन एंट्री, बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर डिवेंचर इशू होते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। उसकी जर्नल एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विद टू डिवेंचर। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी वो पूछ सकते हैं। अगर इनको बैलेंस शीट में जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड के अंदर ये बैंक लोन या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिखाते हैं, और उसके नोट्स टू अकाउंट्स में इस बात को मेंशन कर देते हैं अगर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है बिना जब, तो वहाँ पर एक नरेशन सा लिख देते हैं कि जो बैंक लोन लिया हुआ है वो कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ सच एंड सच नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ सच एंड सच फेस वैल्यू। और अगर कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुआ है तो नोट टू अकाउंट में बैंक लोन के नीचे लिख देंगे परसेंटेज डिवेंचर, इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे और उससे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट माइनस करेंगे और वो नील हो जाएगा, और फिर बैलेंस शीट में जो लोन लिया है वही अमाउंट दिखाते हैं। अब चौथे टाइप में आते हैं, जो फोर्थ टाइप का डिवेंचर इशू होता है वो इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर 6 केसेज होते हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। फिर 3 केसेज होते हैं, अगला चौथा केस होता है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि जो प्रीमियम और ऑन रिडेम्पशन होता है दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो कि क्लास 11 में 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में क्या कहा होगा, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। तो उसी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के लिए ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है उस इशू के टाइम पर लॉस ऑन इशू के जैसा ट्रीट कर लेते हैं। और इस लॉस ऑन, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो और प्रीमियम पर रिडीमेबल हो, तो लॉस ऑन इशू में ये डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, इसको राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो याद रखेंगे कि कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना अमाउंट है उतना तक का लॉस या डिस्काउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, और उसके ऊपर का जो डिस्काउंट या लॉस होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से एंड लॉस से राइट ऑफ करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की 3 एंट्री होती है, जो जिसमें 2 एंट्री हर इंस्टॉलमेंट में, जब कंपनी एक साल में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार चाहे इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो हर बार 2 एंट्री पास करेंगे। पहला डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर पे करने की, डिवेंचर होल्डर अकाउंटेबल टू बैंक, और पूरे साल के इंटरेस्ट को मिला करके एंड ऑफ द ईयर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट सेक्शन में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसके साथ साथ जो लॉस है जो सिक्योरिटी प्रीमियम से ऊपर का है वो भी ट्रांसफर होता है। अब कुछ टॉपिक हम लोग फर्स्ट बुक से भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। वो पहला चैप्टर है अपना फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में पहला टॉपिक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपल्सरीली डेबिट किए जाते हैं, वेदर देयर विल बी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और अप्रोप्रिएशन वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं
जो नेट प्रॉफिट होने पर ही, टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं अपने सिलेबस में कितने चार्जेज हैं, तो दो चार्जेज हैं। क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी अप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस होते हैं, जबकि ये दोनों इनकम होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चार्जेज दो हैं और एक आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो चार्ज भी हो सकता है और अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। चार्ज अप्रोप्रिएशन के पहले डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट निकलने पर ही किया जाता है, और नेट प्रॉफिट के जितना ही किया जाता है, नेट लॉस होने पर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, याद रखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी एग्जाम्पल का फोकस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में याद रखेंगे दो टाइप की ड्राइंग होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर चार्ज करता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी तीन टाइप का होता है। इसके अंदर इंटरेस्ट लगाने के तीन केसेज होते हैं, रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग और स्पेशल केसेज। रेगुलर ड्राइंग के अंदर मंथली, क्वार्टरली, सर्टेन पीरियड, और इसमें दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। यहाँ एवरेज पीरियड पर ध्यान देंगे, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगा करके एवरेज पीरियड निकालते हैं। अब इरेगुलर ड्राइंग में दो बातों पर ध्यान देंगे कि एक तो अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा हर ड्राइंग का, और दूसरा डेट भी फिक्स नहीं रहेगा, तो इरेगुलर ड्राइंग होता है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होता है, ये अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, नहीं हो तो नहीं देगा। अगर अलाउड है तो फिर दो सिचुएशन होंगे, ये अलाउड एज चार्ज, अलाउड एज अप्रोप्रिएशन। अलाउड एज चार्ज तो ये कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा ही होगा, चाहे एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो। और अगर अप्रोप्रिएशन है तो फिर दो सिचुएशन बनेंगे, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। नेट लॉस होने पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नेट प्रॉफिट होने पर उतना ही देंगे जितना नेट प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किन दो सिचुएशन में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा। तो दो सिचुएशन क्या हो गए कि जब पार्टनरशिप डीड में अलाउड ही नहीं है, और दूसरी बात जब नेट लॉस है। वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वर्किंग नोट में उसे कैलकुलेट करेंगे और उसका रेशियो बनाएंगे, उसी रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अब अगले टॉपिक में आते हैं, यहाँ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर बोले तो इनटू रेट अपॉन 100 लगाएंगे, और आफ्टर चार्जिंग बोले तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफर टू रिजर्व अगर बोले 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का 10% लगाएंगे। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो उस केस में नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और उससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर रेम्यूनरेशन को, वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। दैट इंटू, अगर 10% का है तो दैट इंटू 10 अपॉन 100, और अगर 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहा है तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स बिफोर रिजर्व ट्रांसफर इनटू रिजर्व, या नेट डिविजिबल प्रॉफिट का अगर कहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस तरह से निकालते हैं। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बाय पासिंग अ सिंगल
एडजस्टमेंट एंट्री और बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज का हो तो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? तो यहाँ याद रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ अब आते हैं गुडविल में। गुडविल चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो बोल दें, ये कह सकते हैं कि गुडविल एक एसेट है या गुडविल एक एसेट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या है? तो इसमें याद रखेंगे कि जो परचेज गुडविल होता है वो एसेट होता है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यहाँ ये भी याद रखेंगे कि परचेज जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड होते हैं। एक को प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, दूसरे को सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, तीसरे को कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये ध्यान में रखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 सुपर कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल ये बिल्कुल वैसा ही है, ये समझ सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वही फेयर रेट या नॉर्मल रेट होता है। तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज के जैसा ही है, वही चीज है। तो ये एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है, और सुपर प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हो तो गुडविल आ जाता है, या सुपर प्रॉफिट को वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू आ जाता है। और अगर जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हो उसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कहते हैं, और उससे कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आता है। अब थर्ड चैप्टर को चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? जब कभी पार्टनरशिप डीड के में कुछ टर्म कंडीशन में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर इफेक्ट होता है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो याद रखेंगे जो लास्ट चैप्टर है उसको छोड़कर, मतलब एडजस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको छोड़कर जितने भी चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के वो सारे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं। अब इस चैप्टर में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके ट्रीटमेंट पर ध्यान देंगे। एडमिशन चैप्टर में वो पूछ सकते हैं कि हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल। ऑल पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो उससे हिडन गुडविल आता है। अब एडमिशन के केस में वो पूछ सकते हैं कि एडजस्टमेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो 2 होते हैं, या तो कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू। रिटायरमेंट में वही एक हिडन गुडविल नया टॉपिक हो सकता है, और रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। और वहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका ड्यू अमाउंट सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, पार्टली लोन में पार्टली कैश में। इस तरह से रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं। डेथ में याद रखेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ डेथ टिल द डेथ ऑफ डेथ के बीच का जो प्रॉफिट होता है उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। उसको मेजर करने के, उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो तो वहाँ पर 2 बेसिस होते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के, लॉस निकालने के।
टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। इस चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर में और दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डेथ के डेट पर डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसका जो बैलेंस होता है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो लोन अकाउंट के जैसा ही उसका कैपिटल अकाउंट बनता है। अब इस चैप्टर के एंड में एक सेक्शन 37 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर एग्जामिनर का फोकस होता है। सेक्शन 37 क्या है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या रिटायर होता है और उस डेथ के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर को पैसे, उसके ड्यू अमाउंट नहीं मिलते हैं, तो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से हायर ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है प्रॉफिट के लिए कि जितने दिन के बाद फर्म उसको पे कर रहा है उतने दिन का 6% के रेट से रेट इंटरेस्ट, या उतने दिन में उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अब ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसका जितना ड्यू अमाउंट है अब उससे उस पीरियड के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपन ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्लूडिंग जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर ड्यू अमाउंट है उससे डिवाइड करते हैं। वो अमाउंट जितना बनता है वो इन दोनों से जो ज़्यादा होता है उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट दे देते हैं। अब आते हैं डिजोल्यूशन चैप्टर में। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजोल्यूशन के मोड्स कितने होते हैं, तो 2-4 मोड्स याद कर लेंगे, मतलब किस वजह से तो फर्म का डिजोल्यूशन हो सकता है। अगला है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस क्या है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बंद होना, कैंसिल होना, क्लोज हो जाना, और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की फर्म का मतलब फर्म का ही बंद हो जाना। मतलब डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली मीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर से रिलेटेड वो जर्नल एंट्रीज को देख लेंगे, वो ऐसा पूछ सकते हैं जर्नल एंट्रीज, और इसमें लास्ट में एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। अब इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है। तो जब कभी डिजोल्यूशन के केस में डिजोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट नहीं दी हो तो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं, और जब वो बन जाता है तो उसके बेसिस पर जो डिजोल्यूशन का नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वैसे ही इसको बनाते हैं।